बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। एक लेफ्टिनेंट, कप्तान या मेजर घर छोड़कर वापस अपनी यूनिट ज्वाइन करने जाए और जाते जाते आखिरी बार वो अपनी अहलिया, वालदा और बच्चों को गले लगाए और कहे कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बच्चों से कहे कि अम्मी को ज़्यादा तंग मत करना, अपने भाई से कहे कि अम्मी का ख्याल रखना, और ना उसे ना उसके घर वालों को अंदाज़ा हो कि वो ये सब आखिरी बार कह रहा है और उसके बाद वो कभी घर वापस ना लौट सके, शहीद हो जाए। सोचें, मुल्की दिफा के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारी सरहदों के मुहाफिज अपनी जान तो पेश करते हैं, मगर उनके अहले खाना पर क्या बीतती है ये हम जानते हैं। 1965 की जंग, जिसे जंग सितंबर के नाम से याद किया जाता है, जब पाकिस्तानी फौज के शेर दिल जवानों ने मुल्क की दिफा कुछ ऐसे अंदाज में किया कि दुश्मन ता क़यामत इसे ना भूल पाएगा, और बर्री फौज हो, फजाई हो या फिर पाकिस्तान की बहरी फौज, तमाम महाजों पर ही हमने भारत को धूल चटाई। और आज भी सरहदों के निगहबान अपना तन, मन, धन सब कुर्बान कर रहे हैं। आज यौम बहरिया है। यौम बहरिया के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। समंदरी मुहाफिजों के हवाले से जानेंगे कि क्या जज्बा होता है जब दुश्मन आपके मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने का सोचे। क्या वक्त होता है जब आप अपने साथ, अपने प्यारों के साथ कुछ लम्हात गुजारना चाहें, लेकिन मुल्क की दिफा आपको ये कुर्बानी देने से भी नहीं रोकता। और जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि दौरान ड्यूटी किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जंग सितंबर में जो तारीखी ऑपरेशन दवारका है, जिसे दुश्मन कभी नहीं भूल पाएगा। नाको चने पाकिस्तान ने जिस तरह चबवाए थे भारत को 1965 की जंग में, पाक बहरिया का जो ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे बेहतरीन दिफाई स्ट्रेंथ समझी जाती थी और पूरे खित्ते में जो जिसे गाजी आबदोस के नाम से याद किया जाता है वो नहीं थी, उसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान ने किया। एक ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा, और ब्रेक से पहले आप आज के दिन के मुनासिबत बहरिया के कारनामों के हवाले से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री क्लिप देखिए। सितंबर 1965 कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर होने के साथ अहम बंदरगाह का हामिल शहर भी था, लिहाजा भारतीय फ़ज़ाई हमलों की इंतहाई ज़द में जिस तवातुर से हमले किए जा रहे थे वो जाहिर करते थे कि दवारका का रेडार स्टेशन भारतीय फ़ज़ाइया की भरपूर रहनुमाई कर रहा है। इस मुश्किल जंगी सूरत हाल में पाक बहरिया की आला क़यादत ने बर वक्त फैसला किया कि दवारका का रेडार स्टेशन तबाह किया जाना निहायत ज़रूरी है। भारतीय एयरफोर्स के हमलों को गैर मौसर बनाना, जारहाना बहरी हिकमत अमली अपनाकर भारतीय बहरिया को मजबूर करना कि वो बम्बई के साहिल से बाहर निकले, ताकि पाक बहरिया की आबदोज गाजी उन्हें निशाना बना सके। दवारका कराची से तकरीबन 210 नॉटिकल माइल दूर वाक़ था, और इस इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेड़े को भारतीय पानियों में जाकर इस मिशन को बगैर किसी फ़ज़ाई इमदाद के पूरा करना था। लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ 6 सितंबर को अपने मिशन पर रवाना हुए। पाकिस्तानी आबदोज गाजी को मुंबई के पानियों में डिप्लॉय किया गया ताकि हमले के रद्द-ए-अमल के नतीजे में निकलने वाले बड़े भारतीय जंगी जहाज़ों को वहीं निशाना बनाया जा सके। दौरान ऑपरेशन हर किस्म के मवासलाती राब्ते की मुकम्मल ममानियत थी, जिसके बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का इजाफा हो गया। बहरे हिंद पर छाई रात की स्याही में जहाज़ों की रहनुमाई सिर्फ और सिर्फ सिमतों के ज़रिए से की जा रही थी। सिमत गलत होने की सूरत में सारा मंसूबा ख़राब हो सकता था। रात 11 बजे के करीब भारतीय बहरिया का लड़ाका जहाज़ INS तलवार की समंदर में मौजूदगी की निशानदही की गई। पाक बहरिया के जहाज़ों की मौजूदगी के बायस
INS तलवार ने पाकिस्तानी जहाज़ों की हैबत और दहशत के मारे भागने ही में आफियत जानी। तमाम जहाज़ दवारका के साहिल के इतने करीब आ गए थे कि पूरा शहर इनकी तोपों के जद में था। 12:26 पर फायर का हुक्म मिला और सातों जहाज़ों की तोपें आग उगलने लगी। पै दर पै गोले एन रेडार स्टेशन के अहाते में जाकर गिरे, जिनके बायस रेडार स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और ड्यूटी पर मौजूद 2 अफसर और 13 जवान जहन्नुम वासिल हो गए। द्वारका में मौजूद भारती बहरिया का हवाई अड्डा भी तबाह हो चुका था और रेडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फजाई हमले यकलख्त खत्म हो गए थे। मिशन मुकम्मल हो चुका था। द्वारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजाकर तमाम जहाज मंजिलों के सिमत लौटे। पाक बहरिया ने सैकड़ों मील दूर दुश्मन को उसके अपने पानियों में मुक़य्यद कर दिया था। बहर के महाज पर पाकिस्तान के हाथों भारतीय बहरिया की शिकस्त की तारीख रकम की जा चुकी थी। वो रहती दुनिया तक पाकिस्तान नेवी का वक़ार बढ़ाती रही। वेलकम बैक। आज के खुसूसी दिन की मुनासिबत से हमारे पास मेहमान भी स्पेशल हैं। पाकिस्तान नेवी से ही आप दोनों का ताल्लुक है। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में कमोडोर रिटायर महमूदुर रहमान साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर साखिर सज्जाद साहब भी हमें कराची स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। महमूदुर रहमान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तारीख पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। 65 की वॉर के हवाले से आप यकीनन उन अफसरान और उस वक्त के जवानों से मिले होंगे जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया। क्या जज्बा था उस वक्त जब ये पता लगा कि भारत अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, जज्बा तो वो वही था जो आज भी है, जो आज से 1400 साल पहले था और इंशाल्लाह 1400 साल बाद तक रहेगा। क्योंकि मुसलमान जब अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम लेके उतरता है और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल में होती है, तो फिर या तो वो शहीद होना चाहता है और गाजी या फिर बनना चाहता है। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी, मैं भी उस वक्त आई वॉज अ यंगस्टर, तो जज्बा बहुत आला था। और जो लोग गए थे उस ऑपरेशन पे द्वारका के और बाकी, तो जब वो बात करते थे तो लगता था जैसे अभी वो लोग जो है ना जिहाद से होके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनकी बातें सुन के हमारा भी ईमान ताज़ा हो जाता था। ठीक। साखिर साहब, आपसे भी मैं इस हवाले से बात करूंगा 65 की वॉर के बारे में, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे तो अभी कुछ अर्सा कबल 5 मार्च को जो भारतीय सबमरीन को भगाया था, पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की थी भारत की जानिब से, आप के साथी यकीनन उस ऑपरेशन में होंगे। क्या बताते हैं आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये आपको खबर मिली थी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेवी एविएशन से है जी जी। और इस ऑपरेशन में तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे वो हमारे कोलीग्स हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ मार गिराए, जिसके बाद हमारा जज्बा और पूरी कौम का जज्बा दीदनी था। यही जज्बा पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों में भी था। 4 मार्च 2019 को पाकिस्तान नेवी का P-3C एयरक्राफ्ट मामूल की सर्वेलेंस पे था और दौरान सर्वेलेंस हमारे रडार पे एक कॉन्टैक्ट अपेयर हुआ। इस दौरान एयर क्रू ने डिसीजन लिया कि हम इस कॉन्टैक्ट को क्लोज़ करेंगे, इसके करीब जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। चुनाचे वो इसके करीब गए
اور اپنے سینسرز پہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ایک انڈین سب مرین ہے. یہ لیٹسٹ انڈین سب مرین ہے اور جو کہ حال ہی میں ان کے فلیٹ میں انڈکٹ ہوئی, اسٹیٹ آف دی آرٹ ایڈوانسڈ اور اسٹیلتھ فیچرز کے ساتھ. یہ سب مرین, اس سب مرین کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کے پروفیشنلزم اور عمدہ ٹریننگ کا ایک ثبوت ہے. سب مرین کو ڈھونڈنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ریگستان میں ایک سوئی ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, چنانچہ اس موقع پہ ان کی سب مرین ہمارے شکنجے میں تھی, لیکن ہم نے ان پر اٹیک نہیں کیا کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. لیکن دشمن کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ ہم نہ صرف آپ کو سمندر کی گہرائیوں سے ڈھونڈ سکتے ہیں بلکہ بوقت ضرورت آپ پر اٹیک بھی کریں گے اور آپ کو تباہ بھی کریں گے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان نیوی کی ایک شارٹ ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی ہے اسی ایونٹ کے اوپر. جی جی, اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ یہ کھیل ہمیں خوب کھیلنا آتا ہے اور جس کو کھیلنا ہو وہ پہلے سیکھ کر آئے. جی اس ڈائلاگ کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کروں گا کہ یہ کھیل ہمیں خوب کھیلنا آتا ہے, جس کو سیکھنا ہے وہ ہم سے سیکھے. بہترین. محمود صاحب, کتنا نقصان ہوا تھا 65 کی وار میں بھارت کا جو پاکستان نیوی نے کیا تھا آپریشن دوارکا کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے, اور کتنا زیادہ نقصان کر سکتے تھے اگر اس وقت بھی ایک امن کا جیسچر نہ دیتے؟ دیکھیں جی, تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. دوارکا جو تھا وہاں پہ ان کے ریڈار سٹیشنز تھے اور وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ کا وہ بھی تھا کیونکہ وہاں سے ان کے ہوائی جہاز جو ہے نا اڑ کے آتے تھے اور اگر ہمارے جہاز جاتے تو بہت پہلے ڈیٹیکٹ ہو سکتے تھے. تو وہ اس کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ایک مشن تھا. گو کہ ہماری جو تعداد تھی, نیومیریکل سٹرینتھ کافی کم تھی ان سے, لیکن پھر بھی اس وقت کے ڈیسیجن میکرز نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ہماری ایک سب میرین تھی غازی, جس کو کہ انہوں نے ڈپلوائے کیا بامبے, اب اسے ممبئی کہتے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ کھڑا تھا, باقی بڑے جہاز تھے. تو یہ وہاں پہ ڈپلوائے ہو گئی اور یہاں پہ 7 جہاز انہوں نے, بابر ایک کروزر تھا ہمارا لائٹ کروزر, بابر کو بھیجا گیا اور ساتھ میں 6 اور جہاز تھے. جی, تو انہوں نے 7 اور 8 ستمبر کی رات کو جا کے اور یہ دوارکا پہ گولہ باری کی, کافی قریب گئے. گو کہ اس وقت اینیمی کی سٹرینتھ جو تھی وہ ہم سے زیادہ تھی, وہ انٹیکٹ تھے, بٹ پھر جذبہ تھا ایمانی. تو اس وقت صرف جو ہے وہ مشن یہ رکھا گیا کہ جو ملٹری انسٹالیشن ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. تو ان کا جانی نقصان بھی کافی ہوا, ریڈار سٹیشن تباہ ہو گیا کافی, اور جو ملٹری بیرکس تھی ان کا بھی نقصان ہوا. لیکن ہم اس کو جو ہے اس ایکشن کو محدود کیا گیا کیونکہ پورا اگر چاہتے تو دوارکا کی باقی ساری چیزوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے, لیکن وہاں پہ سویلین آبادی تھی. تو جیسے کہ ابھی ساخر کہہ رہے تھے, ہم لوگ جنگ نہیں چاہتے, نہ ہی جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اوپر حملہ کیا جائے تو پھر ہم جو ہے نا اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. تو جو دوارکا کا وہ ایکشن وہ کافی دیر تک اس کے اثرات رہے, اور وہ ایک الحمدللہ جسے ہم کہتے ہیں بہت ڈیئرنگ سٹیپ تھا کہ جہاز جو ہے وہ 4 نوٹیکل مائل 4.5 نوٹیکل مائل تک کلوز ہوئے اور انہوں نے ایکشن کیا آدھی رات کو, اور پھر وہاں سے بخیر و خیریت واپس آ گئے. اچھا محمود صاحب, اگر یہ جو امن کا جسچر دے کے واپس آ گئے تھے آبادی کو نشانہ نہ بنانے کے حوالے سے, ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے چاہتے تو کافی حد تک ممبئی سٹی کو نقصان پہنچا سکتا تھا پاکستان اس وقت. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہمارا جو بھی رسپانس ہوتا ہے نا وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو 27 فروری کا جو ایکشن تھا جو ایئر فورس نے کیا, اس میں کافی تباہی ہو سکتی تھی اگر وہ چاہتے, لیکن انہوں نے جواب دینا تھا کہ اگر آپ لوگ رات کی تاریکی میں آئے تھے تو ہم لوگوں نے دن کو جو ہے نا اس کو رسپونڈ کیا. یہی ایکشن وہاں پہ یہی رسپونس 65 میں تھا کہ یہ آپ کا ریڈار سٹیشن نے تباہ کیا, کیونکہ یہیں سے ان کے جہازوں کی ریڈز ہوا کرتی تھی اور یہیں سے ان کے جو ہے نا ایئر سرویلنس ریڈار تھے. تو اسی کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور اسی لیے اس ایکشن کو لمیٹڈ رکھا گیا ٹورڈز دا ملٹری انسٹالیشنز. ہم کیونکہ ہمارا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا, ہمارا جو اس طرح نہیں تھا کہ بے تحاشا گولہ باری کر کے جو ہے نا سویلینز کو بھی نشانہ بنایا جائے, وی ایوائڈ دیٹ. ٹھیک.
ٹھیک ہے. اچھا ساخر صاحب, میں آپ سے جانوں گا اسٹرینتھ کے بارے میں, لیکن مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم ساخر صاحب کے لیے سوال چھوڑتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان نیوی کتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے, کتنا جدید سسٹم ہے پاکستان نیوی کے پاس, اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے کیسا جواب ملے گا. ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے ساخر سجاد صاحب سے. ویلکم بیک. ساخر سجاد صاحب بتائیے کہ کتنی دفاعی اسٹرینتھ ہے اب پاکستان کے پاس, اگر بھارت کی جانب سے حملے کا سوچا جائے یا کسی بھی ملک کی جانب سے پاک سرزمین پر اور سمندری حدود سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے تو پاکستان نیوی کتنا جدید سسٹم رکھتی ہے اپنے پاس. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے جو 2019 میں ایک بہترین آپریشن کیا تھا, بھارتی سب میرین کو واپس بھگایا تھا, اور آپ نے بتایا کہ کتنا مشکل ہے ریگستان میں سوئی ڈھونڈنے کے حوالے سے. تو ساخر صاحب بتائیں کہ اس کو ٹارگٹ کرنا کتنا آسان تھا, وہ بھی امن کی خاطر, خطے میں امن کی خاطر پاکستان نے اس سب میرین کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا. پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے پورشن کا جواب دوں گا. جی بالکل. کہ اس ٹائم پہ سبمرین واز جسٹ کلک اوے فرام ڈسٹرکشن. اچھا. وہ ہمارے ریڈار پہ تھی, ہمارے ویپنز کی رینج میں تھی, ہم اس کو چاہتے تو جسٹ ویپن ڈراپ کرتے اور وہ سبمرین نیست و نابود ہو سکتی تھی. لیکن اگین ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا. ہماری پالیسی کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ ہم جنگ کو انیشیٹ کریں یا جنگ کو بڑھائیں, تو یقیناً اسی پالیسی پر ہم عمل پیرا رہے. اب آپ کے سوال کے پہلے پارٹ کی طرف آتا ہوں. ہم ہر طرح کا چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ کنونشنل ڈومین میں ہو یا سب کنونشنل ڈومین میں ہو. اس لحاظ سے جو پاکستان نیوی کی تیاریاں ہیں اس میں سب سے پہلے ٹریننگ ہے, جوانوں کی اور افسران کی ٹریننگ. اس میں جو ایوالونگ چیلنجز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جوانوں کی اور افسران کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, تاکہ ضرورت پڑے جس بھی ڈومین میں تو ہم چیلنجز کو فیس کریں اور دشمن کو ڈیفیٹ دے سکیں. دوسرا اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بحری مشقیں. پاکستان نیوی ریگولرلی بحری مشقیں کرتی ہے, جس میں ہمارے ڈفرینٹ یونٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنے پلانز اور اسٹریٹجیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. بعض اوقات اس میں ہمارے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے یونٹس اور پاکستان آرمی کے یونٹس بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ ایکسرسائزز نہ صرف نیشنل لیول پہ کی جاتی ہیں, پاکستان نیوی کچھ انٹرنیشنل ایکسرسائزز بھی کرواتی ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ امن سیریز کی ایکسرسائز ہے جو کہ ہر 2 سال کے بعد کنڈکٹ کی جاتی ہے. اس میں مختلف ممالک کی نیویز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور یقیناً یہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. نیکسٹ اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی بیسز بھی بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایویشن بیس پہلے مینلی کراچی میں تھی, اب ہم نے ایک تربت میں بنائی ہے اور ایئر آپریشن وہاں سے ریگولرلی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے شپس اور مارا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں اور گوادر سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں. گوادر سے نیول شپس کی آپریشن کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ سی پیک کی سیورڈ سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے. آخری چیز اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر ڈومین میں, چاہے وہ سبمرینز ہوں, شپس ہوں, ایئر کرافٹس ہوں, اس میں نئی ٹیکنالوجیز ایکوائر کر رہے ہیں, نئی سبمرینز ایکوائر کی جا رہی ہیں, نئے فریگیٹس اور ڈسٹرائرز مختلف ممالک سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نئے ایئر کرافٹ ایکوائر کیے جا رہے ہیں. اب میرا تعلق پاکستان نیوی ATR سے ہے. حال ہی میں ہم نے میرینائزڈ رول میں پاکستان نیوی ATRs انڈکٹ کیے ہیں, جس پہ نہ صرف آبدوز شکن ویپنز بلکہ لیٹسٹ سینسرز بھی ڈپلائڈ ہیں. اس کے ساتھ لاسٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میرینز کی ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے, جو کہ سندھ کی ساحلی پٹی سے لے کر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ڈپلائڈ ہیں اور کوسٹل سیکیورٹی پہ ہم وقت مامور ہیں. میں جواد یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جو ساخر نے کہا. دیکھیں, ہم لوگ باہر سے چیز خرید کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ابھی جو نیوی نے ایک بہت اچھی چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنی انڈیجنس پروڈکشن, جو چیز ہو سکتی ہے اپنے ملک میں جس کی تیاری کر سکتے ہیں, وہ ہم یہاں پہ تیار کر رہے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کہ جدید ترین چیز ہو. لیکن میں محبوب صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. میں ایک سوال تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ساخر صاحب کے لیے. ساخر صاحب, جیسے کہ ابھی ہم نے 65 کی وار تھی, اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ جو غازی پاکستان کی اس وقت سب میرین تھی وہ پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھی اس وقت, جو اسٹرینتھ تھی ہماری. تو اب اس طرح کی کون سا ہمارے پاس ویپن ہے جو پورے ریجن میں کسی کے پاس نہ ہو, خاص طور پر دشمن کے پاس؟ دیکھیں, جس ایونٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے انڈین سبمرین ڈیٹیکٹ کی, اس کے لیے جو جہاز یوز ہوا دیٹ از P3C.
जी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है, जिसके ऊपर हर किस्म का वेपन और उम्दा सेंसर्स हैं। ये ऐसा जहाज़ है कि जिसका दुश्मन को भी इदराक है कि इसके ख़िलाफ़ हमने नहीं जाना, और ये एक ऐसा एसेट है हमारे पास जो कि जंग को किसी भी टाइम पे तब्दील कर सकता है। इसके साथ डेफिनेटली सबमरीन्स हमारा हमेशा से स्ट्रैटेजिक एसेट रहा है, और वो आने वाली किसी भी जंग में अगेन वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। महमूद साहब, भारत की फोर्स, पाकिस्तान की फोर्स, कितना ज्यादा इसमें फर्क है? और हमारी फोर्स तादाद में बहुत कम है भारत से, अगर पाकिस्तान नेवी की भी बात करें, लेकिन कितनी प्रोफेशनल है कंपैरेटिवली इंडिया? देखिए जी, अगर आप स्ट्रेंथ्स और वो देखें, इंडिया हमसे कम से कम 7 से 8 गुना बड़ा मुल्क है। उसका आप डिफेंस बजट देखें, इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा बजट जो है वो हिंदुस्तान का है, भारत का है। 71.1 बिलियन डॉलर्स वो खर्च कर रहा है। पहले नंबर पे अमेरिका है, तकरीबन 710 के करीब बिलियन डॉलर उसका है। फिर 260 बिलियन डॉलर चाइना का है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे इंडिया का है 71.1 बिलियन। चौथे पे रशिया आता है 65 बिलियन पे। अब 71.1 बिलियन के मुकाबले में पाकिस्तान का नेशनल जो बजट है वो 44 बिलियन डॉलर है, यानी हमारे जो मुल्क के बजट से ज्यादा उनका वो बजट है। तो और वो जो हमारा डिफेंस का बजट है, नेवी का बजट, उससे कहीं ज्यादा है उनके प्लेटफॉर्म ज्यादा हैं और उनकी इंडिजिनाइजेशन हमसे ज्यादा है, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी तो सारा कुछ जो है वो उनके पास वहाँ पे रह गया था, कलकत्ता में, मुंबई में, जो उनके तो विशाखापट्टनम जिसे वाइजैक कहते हैं, वहाँ पे, यहाँ पे कराची में तो बाद में एस्टेब्लिश किया गया, तो हमने तो स्टार्ट भी काफ़ी बाद में लिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम बजट और कम वसाइल और कम प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला पे ईमान है, और दूसरा हमारी ट्रेनिंग जो है, चाहे वो सबमरीन की ट्रेनिंग हो, वो एविएशन की हो, सरफेस शिप की हो, या फिर मरीन्स और कमांडोज की हो, ये चूँकि हमें पता है कि हमने जो दुश्मन की जो तादाद है उसका मुकाबला जहानत से, जज्बे से और उससे करना, क्योंकि बेसिकली वी आर अ डिफेंस फोर्स। हमारे जारहाना अज़ाइम नहीं है कि जिस तरह के हिंदुस्तान के हैं, लेकिन अगर हम पे जंग थोपी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज इस काबिल है कि बेहतरीन तरीके से अपना दिफा कर सके, ना सिर्फ अपना दिफा बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे कर सके। साखिर साहब, आददी तादाद में बहुत कम है हम, इंडिया के अगर मुकाबले में देखा जाए, हमारा दुश्मन हमसे, अभी जैसे बता रहे थे महमूद साहब, 7 से 8 गुना बड़ा है। तो क्या सोच है इस वक्त हमारे जवानों में? क्योंकि अगर देखा जाए तो दुश्मन के 5-6 और हमारा एक जवान उन पर भारी पड़ता है। देखें, अददी एतबार से बरतरी दुश्मन को हमेशा से रही, चाहे हम वो 313 के मुकाबले में 1000 की फिगर ले लें, या 1965 की सिचुएशन ले लें, या इवन आज की सिचुएशन ले लें। अददी एतबार से हम कम हैं, लेकिन सिर्फ एक यही डोमेन है जहाँ पे हम उनसे वीक हैं। जो कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमारा जवान उन चीज़ों को देखता है और जज्बा बढ़ता है, लेकिन हमारा जज्बा उस कमजोरी पर छा जाता है। जो जज्बा है वो एक हमारा फौजी उनके 5-6 जवानों पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो हमारा ईमान है, हमारा रिलीजन, हमारा मजहब ये सिखाता है कि हमने किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी रखनी है, और बवक्त ज़रूरत जब दुश्मन मैदान जंग में आए तो उसका मुकाबला किस तरीके से करना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जज्बा हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान से मोहब्बत हम में से हर किसी को है, और उसका दिफा करने के लिए किसी भी हद तक कोई भी कुर्बानियाँ में देना पड़ी तो हम देंगे। तीसरी चीज़ इसमें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारी उम्दा ट्रेनिंग है जो कि दुश्मन के मुकाबले में बेहतर है। आखिरी चीज़ जो इधर बताना चाहूँगा, दैट इज़ यूनिटी। यूनिटी सिर्फ नेवी के अंदर नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे एक यूनिटी जो कि हमने 1965 की वॉर में देखी कि पाकिस्तान की अवाम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी थी। तो इन तमाम चीज़ों से हमारे जज्बे बढ़ते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, जो कि हमें फोर्स करता है कि हम अपने से 7 या 8 गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ चैलेंज करें बल्कि उनके दांत भी खट्टे करें। ठीक है, अब मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे शोहदा के हवाले से, क्योंकि सिर्फ अपना तन मन धन कुर्बान नहीं करता, उसके शहीद होने के बाद में किस कर्ब में उसकी फैमिली ज़िंदगी गुजारती है। एक ब्रेक के बाद पर बात करें।
वेलकम बैक। महमूद साहब, शोहदा के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जो शहीद है वो मुल्क के लिए अपनी जान लुटा देता है, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है। आप यकीनन कई आपके साथी होंगे शोहदा, उनके अहले खाना से आप मिले होंगे। किस कर्ब में वो बाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं? जवाब देखिए, ये थोड़ा सा जिससे मैं कहता हूँ कि बहुत मेरे लिए भी दुख की बात होती है। वो जवान तो शहीद हो जाता है, उसके जो पीछे लोग रह जाते हैं लवाहिकीन, और फिर जिस तरह की आजकल तंजिया बातें होती हैं। देखिए कितने हमारे लोग शहीद हुए वजीरिस्तान ऑपरेशन में, जो बाजोड़ ऑपरेशन में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए। जिस तरह हमारे लोग शहीद हुए थे मेहरान बेस पे या बाकी कामरा पे जो अटैक्स हुए हैं, बाकी एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के। लेकिन जब फिर कुछ लोग खासकर मीडिया में आके फिर ये बातें करते हैं कि जी फौजी तो ये कर गए और फौजी ये कर गए, तो दुख फिर उस चीज़ पे होता है। काश आप उस माँ का दुख समझ सकें जिसने अपना इकलौता बेटा जो है वो इस वतन पे वार दिया। काश उन बच्चों को आप देख सकें, उनके आंसू देख सकें जिनका बाप चला गया। उस बेवा को देख सकें जिसका शौहर जो है वो जो है ना जा चुका है। उस भाइयों से, उस बाप से पूछें जिसका बेटा शहीद हुआ है। हमें चाहिए कि हम शोहदा की फैमिलीज़ का खासकर जो है ना लुक आफ्टर करें और वो बातें ना कहें जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। बल्कि अगर आप बाहर कभी देखें कि अमेरिका में मैं एक तकरीब देख रहा था कि जब उस फौजी की फैमिली आई 2 छोटे बच्चों समेत उसकी बेवा, तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई उनके लिए। हालांकि ये जज्बा हमारे यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी कौम से यही दरख्वास्त है कि देखिए ये वो लोग हैं जो कहा जाता है कि सरहदों पे जाग रहे हैं, पहाड़ों पे, सियाचिन के ग्लेशियर्स पे, समंदरों में ये लोग जाग रहे होते हैं ताकि आप लोग सुकून से सो सकें। इन मुहाफिजों की कदर कीजिए, क्योंकि अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में जो कुछ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो बाकी जगहों पे हो रहा है, और उनकी अगर आप हालत देख लें तो फिर आपको आज़ादी की कदर आएगी। और फिर ये जो आज़ादी आपको देने वाले जो हैं, जो निगहबानी करने वाले जवान हैं, फिर उनकी कदर आपको आएगी। साखिर साहब, आपसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल है कि शोहदा के अहले खाना के ये अल्फाज कि उन्हें फ़ख्र है बेटे पर, भाई पर या शौहर पर, उसने मुल्क के लिए जान लुटा दी, कितना दर्द छुपा होता है इन अल्फाज के पीछे? यकीनन किसी रिलेटिव के चले जाने से दुख तो होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दुख पर एक खुशी हावी है। खुशी ऐसी कि हमारे चाहने वाले ने वतन के दिफा में, वतन की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। आप जंगे आज़ादी देख लें, इंडिपेंडेंस के दिनों की दास्तान सुन लें, 65 की जंग देख लें, 71, या उसके बाद कारगिल की जंग, या जो हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। इसमें मुसल्लह अफवाज की बेपनाह कुर्बानियाँ, इनके साथ साथ हमारे जो सिविलियंस हैं उनकी बेपनाह कुर्बानियाँ। तो ये चीज़ तो वतन के दिफा के लिए ज़रूरी है। जानों का नजराना पेश करते आए हैं, हमेशा करेंगे, और जो भी चैलेंज हुआ उसके खिलाफ खड़े होंगे और अपना मिशन पूरा करने के लिए चाहे जान भी जाती है तो वो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क का डिफेंस और मुल्क के इंटरेस्ट और मुल्क सबसे अहम है। बिल्कुल, मुल्क सबसे अहम है। लेफ्टिनेंट कमांडर साखिर सज्जाद साहब, कमोडोर रिटायर्ड महमूद रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन, हमारी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है, लेकिन हम खित्ते में अमन चाहते हैं और दुश्मन ख़ास तौर पर भारत पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमज़ोरी ना समझे। जब जब भारत ने पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमज़ोरी समझा है, पाकिस्तान ने हमेशा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो 48 हो, चाहे वो 65 हो जंग सितंबर, या फिर कारगिल का महाज हो, या फिर बालाकोट का महाज हो 27 फरवरी को जो सारी दुनिया ने देखी भारत की बेइज्जती। सब मैरीन को वापस भेजना 5 मार्च को, वो भी भारत कभी नहीं भूलेगा। और जब जब वो अमन की कोशिश को कमज़ोरी समझेगा, उसे ऐसा ही जवाब मिलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।